त्याने गोर गरिबासाठी जो खिचडी होती त्याच्यामधून 200 ग्राम खिचडी चोरी केली, म्हणजे हा खिचडी चोरी आहे। सभी लोगों का स्वागत है। आज महाराष्ट्र का विषय है, शिवसेना का विषय है। तो सबसे पहले जय महाराष्ट्र। आज 8 अप्रैल है और आज उत्तर पश्चिम विभाग के शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं खिचड़ी चोर, उनको ईडी ने बुलाया है और ईडी इंट्रोगेशन के बाद क्या करेगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन निश्चित तौर पर खिचड़ी चोर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे उत्तर पश्चिम जिला के मतदारों को पता चलना चाहिए कि उनका जो संभावित उम्मीदवार है वो कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा बेईमान है और कितना बड़ा दलाल है। लेकिन जब खिचड़ी चोर और खिचड़ी स्कैम के ऊपर मैं काम करना शुरू किया तो पता चला कि खिचड़ी घोटाले का असली किंग पिन कोई और है। ये अकेला चोर नहीं है, अकेला खिचड़ी चोर नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं अपने मित्र के बारे में कुछ कहने जा रहा हूं, लेकिन जो सच है वो कहना पड़ेगा। मुझे इस बात का भी दुख है कि राजकारण में कभी भी परिवार को नहीं घसीटना चाहिए, लेकिन जो पूरा घोटाला जिस तरीके से हुआ है उसमें मुझे अपने मित्र के परिवार के लोगों का जिक्र करना पड़ सकता है, पड़ रहा है। इसका मुझे सुख नहीं है, खुशी नहीं है, बल्कि दुख है। और ये जो पूरे खिचड़ी घोटाले के किंगपिन हैं, ये हैं शिवसेना उबाठा के प्रवक्ता श्री संजय राउत। संजय राउत जी खिचड़ी घोटाले के सूत्रधार हैं। उनको अच्छा नहीं लगेगा मैं उनकी बेटी या भाई के बारे में बोलूंगा तो, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब वो पतरा चाल घोटाले में पकड़े गए तो पाया गया कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे रिश्वत ली है, किसी बिल्डर से पैसे लिया। पत्नी को नहीं लाना चाहिए था इस पूरे घोटाले में, लेकिन उन्होंने किया था। और ये जो घोटाला हुआ है इसमें उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे, भाई के नाम पे और उनका जो पार्टनर है उस पार्टनर के नाम पे पैसे लिए। ये मैं आपको पूरा शीट आपके साथ शेयर करूंगा। एक कंपनी है सह्याद्री रिफ्रेशमेंट, जिसमें राजीव सालुंखे और सुजीत पाटकर वगैरह हैं जो संजय राउत के पार्टनर माने जाते हैं। उस कंपनी को 6 करोड़ 37 लाख रुपए की खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था कोविड के जमाने में। और इस कंपनी से संजय राउत के परिवार ने और उनके मित्रों ने 1 करोड़ रुपए दलाली के तौर पे लिए। वैश्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जिसका ब्रांच है परेल ईस्ट में, इस बैंक के खाता नंबर 003111 नहीं, फिर से 00311010001615, इस खाते से उनकी बेटी, जो बेचारी बेगुनाह है, उनकी बेटी मेरी बेटी की तरह है, उसको पता भी नहीं होगा कि सह्याद्री रिफ्रेशमेंट क्या है। उसने शायद सालुंखे को कभी देखा भी नहीं होगा। लेकिन एमवीए और इंडिया अलायंस के जो पूरे संयोजक बनते हैं महाराष्ट्र में, ऐसे संजय राउत जी ने अपनी बेटी, जिसका नाम है विदिता संजय राउत, उसके नाम पे चेक से रिश्वत ली है। पहली रिश्वत है 29 मई 2020, यानी 2020 में 29 मई को 3,50,000 रुपए का पेमेंट आता है विदिता के अकाउंट में। 26 जून 2020 को 5 लाख का पेमेंट आता है। 7 अगस्त 2020 को 1,25,000 का आता है उस अकाउंट में, विदिता के अकाउंट में।
20 अगस्त 2020 को 3 लाख रुपए का एक चेक आता है उनके अकाउंट में। बिल्कुल इसी तरह से उसी दरमियान संजय राउत जी के भाई हैं, सगे भाई हैं, संदीप राजाराम राउत, उनके अकाउंट में 6 अगस्त 2020 को 5 लाख रुपए का एक चेक आता है इस कंपनी से, सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के, जिस अकाउंट नंबर को हमने बताया आपको। और 20 अगस्त को 2020 में 1,25,000 रुपए का चेक आता है। इसके अतिरिक्त जो उनके पार्टनर हैं, जो जेल में भी गए हैं 2-3 केसेस में, सुजीत मुकुंद पाटकर संजय राउत के ऑफिशियल पार्टनर हैं, उनके अकाउंट में 15 जुलाई 2020 को 14 लाख रुपए, फिर 5 अगस्त 2020 को फिर 14 लाख रुपए, 29 अक्टूबर 2020 को 10 लाख रुपए, 17 दिसंबर 2020 को 1,90,000 रुपए और 12 जनवरी 2021 को फिर से 1,90,000 रुपए आते हैं इनके अकाउंट में। ये जो सह्याद्री रिफ्रेशमेंट है, जो इसके बारे में जब जांच हुई तो पाया गया कि इनको 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का, फ्री में सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। कोविड के जमाने में सबको पता है कि लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे, सैलरी नहीं मिल रही थी, दुकानें बंद थी, हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे गरीब लोग, कमजोर लोग, जो प्रपट्टियों में रहने वाले, चालियों में रहने वाले लोग, ऐसे लोगों को फ्री में भोजन सप्लाई करने का ये कॉन्ट्रैक्ट, ये काम, ये योजना बीएमसी ने शुरू की। तो 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट था। सह्याद्री रिफ्रेशमेंट ने किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसको बोलते हैं उपकंत्राट, और सब कॉन्ट्रैक्ट जो दिया वो 16 रुपए में 100 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का दिया। महानगर पालिका से यह रिफ्रेशमेंट कंपनी सह्याद्री रिफ्रेशमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेती है कि 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करेंगे। आगे जाके वो 16 रुपए में 100 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का किसी को कॉन्ट्रैक्ट देती है। यानी गरीब मजदूरों की जो खिचड़ी थी उसमें 200 ग्राम खिचड़ी वो चोरी कर ली। तो बार बार लोग मुझे पूछते हैं कि आप यहां के उम्मीदवार को खिचड़ी चोर क्यों बोलते हैं। मैंने कहा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो गरीब लोगों की 200 ग्राम खिचड़ी पर पैकेट चुरा ली गई। और इस पूरी जानकारी के बाद यह समझ में आता है कि यहां का उम्मीदवार ही खिचड़ी चोर नहीं है, संजय राउत भी खिचड़ी चोर है। उन्होंने भी 300 ग्राम जिन गरीबों को खिचड़ी दी जानी थी उसमें से 200 ग्राम खिचड़ी चुराई है और उसके बदले पैसे खाए। आगे ये जो सह्याद्री रिफ्रेशमेंट से जुड़े जो लोग हैं, सालुंखे, कदम, पाटकर, ये सब तो उनकी गिरफ्तारी वगैरह हुई है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस कंपनी में कदम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन कंपनी की तरफ से जब एग्रीमेंट, जब 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 वो एप्लीकेशन दिया गया है तो उस कदम के नाम पर, उसी के नाम पे दे दिया गया सबको। तीसरा बड़ा जो एक स्कैम इसमें निकल के आता है कि जब आप खिचड़ी सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं तो आपको दिखाना पड़ता है कि आपका कोई अपना किचन है। तो उनके पास अपना कोई किचन नहीं था। उन्होंने जोगेश्वरी एसवी रोड पर, जोगेश्वरी गोरेगांव के बीच में जो एसवी रोड पर जो पर्शियन दरबार रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट के किचन को अपना किचन बता दिया। उस रेस्टोरेंट के किचन को अपना किचन बता करके खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। बाद में जब छानबीन शुरू होती है तो पर्शियन दरबार के मालिक को उठाया जाता है, बुलाया जाता है। वो बोलता है मुझे कुछ पता ही नहीं है, मेरे साथ किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई करार नहीं है। यानी एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है सह्याद्री रिफ्रेशमेंट ने खिचड़ी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए। यह आगे जाके समझ में आता है। पर्शियन दरबार के मालिक ने अपना एफिडेविट दे दिया है। पर्शियन दरबार के मालिक ने अपना एफिडेविट दे दिया है, सह्याद्री रिफ्रेशमेंट से कोई लेना देना नहीं और मेरे किचन का उपयोग नहीं हुआ। यानी पर्शियन दरबार के किचन को बता करके सह्याद्री रिफ्रेशमेंट ने खिचड़ी सप्लाई करने का 6-6.5 का कॉन्ट्रैक्ट किया और खुद सप्लाई नहीं किया, किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसने चोरी की। ये सब तब हो रहा था जब उस समय के मुख्यमंत्री महोदय
हर दूसरे तीसरे दिन फेसबुक पे आके अपना रुआंसा चेहरा दिखा के यह दावा करते थे कि मैं मुंबई के गरीब नागरिकों का, गरीब मजदूरों का ख्याल रख रहा हूं। जब लोगों की जान जा रही थी, जब लोग खाने को तरस रहे थे, जब लोगों के पास गांव जाने की जगह नहीं थी, कोई माध्यम नहीं था, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, जब हमारे मजदूर, जिस जमाने में हमारे मजदूर ट्रेन के नीचे आके कट जाते थे भंडारा के आसपास, उस समय ये शिवसेना उबाठा के लोग उन गरीब मजदूरों के लिए जो आवंटित या सप्लाई की जाने वाली जो खाद्य सामग्री थी उसमें घोटाला कर रहे थे। और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आज ईडी वाले जो छानबीन कर रहे हैं उस छानबीन का जो पूरा एम्बिट है उसको थोड़ा फैलाएं और यहां के उम्मीदवार के साथ साथ सह्याद्री रिफ्रेशमेंट ने जो घोटाले किए हैं उस घोटाले के लिए संजय राउत को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मुख्य सूत्रधार, मेन किंगपिन वही है इस घोटाले के। उन्होंने अपने परिवार के नाम पे सह्याद्री रिफ्रेशमेंट से जो कमीशन खाया, जो चोरी की है, वो अपने आप में एक बहुत ही अमानवीय और बड़ा निर्दय किस्म का क्राइम है, अपराध है। आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने एक पार्टी स्थापित की थी गौर गरीब लोगों की सेवा करने के लिए। जो जरूरतमंद है उनके लिए हमेशा शिवसेना खड़ी रहती थी। ऐसे शिवसेना का झंडा लेकर के, भगवा हाथ में लेकर के, जिस प्रकार से संजय राउत ने घोटाला किया और गरीब लोगों की खिचड़ी लूटी है, उसके लिए ईडी को अपनी जांच का पूरा एम्बिट बढ़ाना पड़ेगा और संजय राउत को के खिलाफ एफआईआर करते हुए, प्राथमिकी दर्ज करते हुए उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। तब जाके समझ में आएगा मुंबई के तमाम लोगों को, खासकर मराठी भाषी के लोगों को, जिनके नाम पर ये राजनीति करते हैं, राजकारण करते हैं और कहते हैं मराठी माणसाचा न्याय यानी हक्कासाठी, और वो उनके नाम पे राजकारण करके गरीब लोगों के भोजन में लूट मचा रहे हैं और उसमें से दलाली खा रहे हैं। तो आज जिस खिचड़ी स्कैम की जांच हो रही है उस जांच का विस्तार बढ़ाया जाए, यह मांग मैं करने के लिए यहां पर उपस्थित हूं। उम्मीदवार महोदय ने कहा है कि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है जेल जाने के लिए और नए कपड़े भी सिला लिए। जेल में जो कैदी जाते हैं वहां पर जेल वाले खुद कपड़ा देते हैं, अपना कपड़ा लेके जाना नहीं पड़ता है और वहां भी नॉनवेज मिलता है। ऐसा नहीं है कि वहां नॉनवेज के बगैर जान निकल जाएगी आपकी। तो ये जो फालतू ड्रामा और सहानुभूति लेने की जो कोशिश है वो सरासर गलत है। मैं आपके माध्यम से पूरे उत्तर पश्चिम के लोगों से आह्वान करूंगा कि आपके सामने महाविकास अघाड़ी की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से, शिवसेना उबाठा की तरफ से जो उम्मीदवार आया है वो खुद तो खिचड़ी चोर है और उसको जिन लोगों ने उम्मीदवार बनाया है वो भी इस खिचड़ी चोरी में एक अभियुक्त है। और इसलिए आने वाले दिनों में उनको एक सबक सिखानी पड़ेगी, उनको एक लेसन सिखाना पड़ेगा। चुनाव बहुत नजदीक है और चुनाव में मुख्य तौर पर इसी विषय पर बाहर निकलिए और भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे बंटने के बजाय जिन्होंने गरीब की खिचड़ी खाई है ऐसे लोगों को हमेशा के लिए पराजित करिए, ऐसे लोगों को हमेशा के लिए सजा दीजिए। ये मेरा आह्वान है आप सभी साथियों से। आता मराठी मध्ये बोलतो, रुको रुको एक मराठी बोल देतो। महाराष्ट्रात खिचडी घोटाळा गेला कित्येक दिवसापासून गाजत आहे। आमच्या विभागाचा जो शिवसेना उबाठाचा जो उमेदवार आहे तो स्वतः खिचडी चोर आहे। त्यांची आज इंटरोगेशन व्हायची आहे ईडी मध्ये। ईडीने त्यांना एक नोटीस देऊन बोलावलं आहे। त्यांचं इंटरोगेशन झालाच पाहिजे
अशा खिचडी चोरची अटक पण झाली पाहिजे. पण याच्यापेक्षा जो खिचडी स्कॅम आहे याच्यामध्ये अजून काही लोक इन्व्हॉल्व आहेत आणि खूप इन्व्हॉल्व आहेत. त्यांच्याबद्दल मी बोलू इच्छितो. मी सांगू इच्छितो की खिचडी स्कॅमचे जो किंग पिन आणि सूत्रधार आहेत ते उबाठाचे प्रवक्ता स्वतः संजय राऊत आहेत. ते माझे जुने मित्र आहेत, माझे सहकारी पण होते. त्यांच्या विरोधात बोलण्यामध्ये मला फार आनंद भेटत नाही, पण बोलायला पडेल कारण तो एक क्राइम आहे, अपराध आहे. राजकारणात कुटुंबाला आणण्याची जो एक प्रथा आहे तो चुकीचा आहे मला असं वाटतो. माझा पण विश्वास आहे की कुटुंब आणि कुटुंबाचे जो सदस्य आहेत त्यांना कधीही राजकारणात नाही आणलं पाहिजे. पण स्वतः संजय राऊतनी घोटाळा करण्यासाठी स्वतःची मिसेस, त्यांची बायको, त्यांची मुली आणि त्यांची भावाचा उपयोग केलेला आहे. पत्राचाल घोटाळ्यामध्ये त्यांनी घोटाळेबाज जो आहे त्यांच्याकडून स्वतःच्या पत्नीचे नावाने पैसे घेतला आणि खिचडी स्कॅम मध्ये त्यांनी स्वतःची मुलीची नावाने पैसे घेतलेला आहे. सह्याद्री रिफ्रेशमेंट जो कंपनी आहे त्यांच्याकडून त्यांच्या वैश्य सहकारी बँक लिमिटेड असा बँक मध्ये एक ब्रांच आहे परेल मध्ये. या ब्रांचचे अकाउंट खात्यामधून जो रिश्वतची पैसे, दलालीची पैसे गेलेली आहे तो संजय राऊतची मुलीच्या नावाने गेलेली आहे. त्यांची मुली माझी मुली सारखी आहे. माझ्या मनात संजय राऊतची मुलीसाठी खूप सहानुभूती आहे. माझा ठामपणे विश्वास आहे की त्यांच्या मुलीला हा जो कंत्राटदार आहे, कॉन्ट्रॅक्टर आहे, ते काही घेणं देणं नाही. त्यांना बहुतेक ती ओळखत पण नाही होती. पण संजय राऊतनी स्वतःसाठी पैसा घेण्यासाठी मुलीचा उपयोग केला. तो एक निकृष्ट कार्य आहे, अनैतिक कार्य आहे. अशी त्यांची मुली विदिता संजय राऊत त्यांच्या अकाउंट मध्ये सह्याद्री रिफ्रेशमेंट तर्फे 29 मे 2020 ला 3,50,000 एक पेमेंट आहे. 26 जून 2020 ला 5 लाख रुपयाचा दुसरा पेमेंट आहे. 7 ऑगस्ट 2020 ला 1.25 लाखचा एक पेमेंट आहे आणि 20 ऑगस्ट 2020 ला 3 लाखचा एक पेमेंट आहे. संजय राऊतनी स्वतःसाठी दलाली खाण्यासाठी मुलीचा उपयोग केला. तो एकदम अनैतिक आणि निकृष्ट कृत्य आहे, मी असा सांगतो. त्याने भावाच्या नावाने पण पैसे घेतलेले आहेत. त्यांचे भाऊ आहेत संदीप राजाराम राऊत. पहिला चेक 6 ऑगस्ट 2020 ला 5 लाखचा संदीपच्या अकाउंट मध्ये गेलेला आहे सह्याद्री रिफ्रेशमेंट तर्फे. दुसरा चेक 20 ऑगस्ट 2020 ला 1.25 लाखचा गेलेला आहे संदीप राऊत यांच्या अकाउंट मध्ये. आणि त्यांचे जो पार्टनर आहेत, घोषित पार्टनर सुजीत मुकुंद पाटकर, त्यांच्याबद्दल आपण सर्वांना माहित आहे. कित्येक वेळा ते जेलमध्ये गेलेले आहेत संजय राऊतच्या कारस्थानामुळे. त्यांच्या अकाउंट मध्ये 15 ऑगस्ट 2020 ला 14 लाख रुपये, 5 ऑगस्ट 2020 ला 15 जुलै 2020 ला 14 लाख, 5 ऑगस्ट 2020 ला 14 लाख, 29 ऑक्टोबर 2020 ला 10 लाख आणि 17 डिसेंबर 2020 ला 1,90,000 आणि 12 जानेवारी 2021 ला पुन्हा 1,90,000. हा जो कंपनी आहे सह्याद्री रिफ्रेशमेंट, या कंपनीला 6 कोटी 37 लाखचा कॉन्ट्रॅक्ट महानगरपालिकेने दिला होता. 33 रुपयात 300 ग्रॅम खिचडी सप्लाय करण्यासाठी. ही सगळी खिचडी जो कोविडच्या दरम्यान जो मजूर लोग, झोपडपट्टीमध्ये राहणारे, चालीमध्ये राहणारे गरीब लोग होते मुंबईचे, प्रत्येक भाषाचे लोग होते, मराठी भाषिक होते, हिंदी भाषिक होते, दक्षिण भारतीय होते,
प्रत्येक लोकांनी कोविडच्या दरम्यान जेव्हा त्यांच्याकडे एक जेवणाचा एक संकट आला होता, त्यांची नोकरी गेलेली होती, त्यांचा काही काम नव्हता, त्यांच्याकडे पगार नाही होता, तेव्हा त्यांना एक मोफत जेवण सप्लाय करण्याची स्कीम बीएमसीने सुरू केली आणि त्या स्कीममध्ये प्रत्येक काही माझ्या माहितीप्रमाणे 60 कॉन्ट्रॅक्टरला त्यांनी हा काम दिला होता। त्याच्यामध्ये हा एक रिफ्रेशमेंट आहे, सह्याद्री रिफ्रेशमेंट कंपनी आहे ज्याचे जो पार्टनर आहेत सगळे संजय राऊतचे आहेत आणि संजय राऊत हा खिचडी घोटाळ्यामध्ये हा रिफ्रेशमेंट कंपनीतर्फे मोठी दलाली घेतली असा आता दिसतो। तो 33 रुपयात 300 ग्राम खिचडी देण्याचा कॉन्ट्रॅक्ट होता, पण सह्याद्री रिफ्रेशमेंटनी स्वतः सप्लाय नाही केला। स्वतः केण्याऐवजी त्यांनी एक सब कॉन्ट्रॅक्टच्या माध्यमाने 16 रुपयामध्ये 100 ग्राम खिचडी सप्लाय केला। म्हणजे त्यांनी गोर गरिबासाठी जो खिचडी होती त्याच्यामधून 200 ग्राम खिचडी चोरी केली प्रत्येक पॅकेटमधून। म्हणजे हा खिचडी चोरी आहे आणि याच आधारावर मी सांगतो, फक्त आमच्या विभागाचा उमेदवार नाही पण संजय राऊत पण खिचडी चोर आहे आणि त्यांनी गोरगरिबाची खिचडी चोरी केली आणि खिचडीच्या बद्दल सप्लायच्या बद्दल त्यांनी दलाली घेतली। स्वतःचे कुटुंबाचे जो सदस्य आहेत त्यांच्या नावाने। आखरी मुद्दा जो जास्ती एक फ्रॉड आहे, हा जो सह्याद्री रिफ्रेशमेंट कंपनी आहे जेव्हा ते खिचडीचे टेंडर भरत होते त्यांनी जोगेश्वरी आणि गोरेगावच्या दरम्यान एक रेस्टॉरंट आहे, फेमस रेस्टॉरंट आहे पर्शियन दरबारच्या किचनच्या त्यांनी डिटेल त्यांचे जो पिटिशन होता, त्यांचा जो कॉन्ट्रॅक्ट होता, त्यांचा जो टेंडर होता त्याच्यामध्ये जोडून दिला। जेव्हा इन्व्हेस्टिगेशन सुरू झाला तेव्हा पर्शियन दरबारच्या मालिकाला बोलावला त्यांनी इन्व्हेस्टिगेटर्सनी, मुंबई पोलीस आणि ईडी वाल्यांनी। तो पर्शियन दरबारने सांगितलं की त्यांच्या मालिकाने सांगितलं ॲफिडेव्हिट देऊन की आम्हाला काही घेणं देणं नाही, आमच्याशी काही करार पण झालेली नाही या कंपनीशी। म्हणजे त्यांनी फ्रॉड करून कॉन्ट्रॅक्ट घेण्यासाठी एक मोठा असा रेस्टॉरंटचे किचनची डिटेल त्यांच्या टेंडर डॉक्युमेंटमध्ये जोडून फ्रॉड करून त्यांनी टेंडर घेतलेला आहे। याची पण चौकशी चालू आहे। आता माझ्या मनात एवढाच प्रश्न आहे की तुम्ही त्यावेळी महाराष्ट्र शासनाचे कारभार चालवत होता, मुख्यमंत्री होते शिवसेनेचे। प्रत्येक 2-3 दिवसात ते फेसबुकवर येऊन एक रोतला चेहरा घेऊन ते लोकांना असं आश्वासन देत होते की आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत, पण त्यांच्या हाताखाली त्यांच्या स्वतःचे जो करीबी लोक आहेत ते गोरगरीब लोकांच्या खिचडीमध्ये दलाली खात होते का त्यांना वाटत त्यांना माहीत नव्हता। त्यांचे जो पुत्र आहेत, त्यांचे पीए सेक्रेटरी हाच खिचडी घोटाळ्यामध्ये आतमध्ये आहेत। तो संपूर्ण त्यावेळची शिवसेना हा खिचडी घोटाळ्यामध्ये सामील आहे आणि याच आधारावर मी ईडी आणि जो भी जांच एजन्सी आहेत त्यांच्याकडून अशी मागणी करतो की ज्याप्रमाणे तुम्ही बाकी सगळ्यांना अटक करता आणि त्यांची चौकशी करता, त्याचप्रमाणे संजय राऊतची पण अटक झाली पाहिजे, त्यांच्या विरोधात पण केस दर्ज झाला पाहिजे आणि त्यांच्या विरोधात पण एक सविस्तर चौकशी खिचडी घोटाळ्यामध्ये झाला पाहिजे। कारण त्यांच्या भावानी, बहुतेक माझी अशी माहिती आहे की त्यांच्या भावानी पण सांगितलं आहे की तो सह्याद्री रिफ्रेशमेंटला ओळखत नाही। सह्याद्री रिफ्रेशमेंटमध्ये जे पार्टनर आहेत त्यांच्या काही घेणं देणं नाही, त्यांना ते ओळखत नाही, त्यांच्याबरोबर काही कारभार नाही त्यांचा। म्हणजे भावाच्या नावानी आणि मुलीच्या नावानी संजय राऊतनी खिचडी घोटाळा केलेली आहे आणि यामुळे संजय राऊतची सविस्तर चौकशी झाली पाहिजे, त्यांची अटक झाली पाहिजे अशी मी मागणी करतो आपण सर्वांच्या समोर, आपण सर्वांच्या माध्यमाने। धन्यवाद। अभी कोण त्यांना लपवतोय किंवा त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करतोय, संजय राऊतांचं नाव यात येत का नाही? कारण असं आहे की त्यांनी या पाप केलेला आहे, गुन्हा केलेला आहे, पण स्वतःच्या नावाने नाही।
असा निकृष्ट कृत्य आहे की त्यांनी पाप करण्यासाठी स्वतःची मुलीचा उपयोग केलेला आहे, स्वतःच्या भावाचा उपयोग केलेला आहे, स्वतःचा पार्टनर जो आहे त्यांचा उपयोग झालेला आहे. पण ईडीला एक जो सर्कमस्टान्शियल एव्हिडन्स असतो, परिस्थितीजन्य पुरावा असतो, त्याच आधारावर ते संजय राऊतच्या विरोधात कारवाई सुरू करू शकतात. बोलो. सवाल ये है कि क्या जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं इस एलिगेशन से संबंधित जो क्या बैंक अकाउंट डिटेल आप सारी चीजें बता रहे हैं, तो कोई दस्तावेज आपके पास में है? और अगर आपके पास कोई दस्तावेज है तो स्वतः आप ईडी के सामने वहाँ पर जांच कर रही है, तो आप जाकर खुद देंगे या फिर ईडी के बुलावे का इंतजार करेंगे? मुझे नहीं लगता मुझे ईडी के बुलावे का कोई इंतजार है और मुझे ईडी के दफ्तर में जाना चाहिए. ईडी के दफ्तर में चोर बेईमान जाते हैं, हम लोग हमारे जैसे लोग नहीं जाते हैं. लेकिन ये सारी जानकारी ईडी के पास है. बस मैं सार्वजनिक रूप से आकर के ये डिमांड कर रहा हूं कि ईडी को अपनी जांच का एम्बिटम बढ़ाना पड़ेगा और जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके आधार पर संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ेगा. लेकिन एक सवाल यहाँ अब हो गया, एक सवाल हो गया माय डियर. अच्छा एक सवाल ये उठता है, आपने हाल ही में कांग्रेस छोड़ी है, यानी कि आप साथी दल थे, आपने कांग्रेस छोड़ने के बाद इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, तो आप पर भी जवाबी हमले होंगे कि अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या कहें? जब हमले होंगे तो हमलों का जवाब दिया जाएगा. आप क्यों परेशान है? बोला था आता तुम्ही हे सगळं सांगताय की यापूर्वी सुद्धा चर्चेमध्ये अनेक वेळा आलेलं आहे खिचडी घोटाळा प्रकरण आणि या सगळ्या गोष्टी तुमच्यापर्यंत ही माहिती कधी पोहोचली आणि तुम्ही आता का सांगताय? जसं त्यांनी प्रश्न विचारला, तुम्ही काँग्रेस सोडल्यानंतर आता ह्या सगळ्या गोष्टी सार्वजनिक करताय, याच्यापूर्वी तुमच्याकडे ही माहिती होती का? आणि होती तर मग तुम्ही का नाही? नाही, मी एक 10-15 दिवसापूर्वी जेव्हा MVA तर्फे आणि इंडिया अलायन्स तर्फे उत्तर पश्चिम विभागाच्या लोकसभा मतदारसंघासाठी त्यांनी स्वतःचा एक उमेदवार घोषित केला आणि त्यांच्याबद्दल न्यूजपेपर आणि वृत्तपत्र माध्यमाच्या माध्यमातून माझ्याकडे अशी माहिती होती की तो खिचडी चोर आहे. आणि मी एक स्टँड घेतला की आता खिचडी चोरचा पाठिंबा मी देऊ शकत नाही आणि हा जो खिचडी चोर आहे त्यांनी गोरगरिबाची खिचडी खाल्ली आणि त्याच्यामध्ये घोटाळा केला. याच आधारावर मी लोकांच्या समोर जाणार. त्यानंतर जे खिचडी स्कॅम काय आहे त्याचा एक अभ्यास करण्याचा माझा प्रयत्न सुरू झाला आणि अभ्यास करत करत ही माहिती नवीन आलेली आहे माझ्याकडे 3-4 दिवसापूर्वी. प्रश्न तोच येतो की तिने विचारलं, प्रश्न तोच येतो की तुम्ही या सगळ्या गोष्टीमध्ये तुम्हाला महाविकास आघाडीकडनं उमेदवारी मिळाली नाही, तुमच्यासमोर अमोल कीर्तीकर हे उमेदवार आहेत, हे कळल्यावर या सगळ्या गोष्टींच्या मागे लागून तुम्ही जाणीवपूर्वक ही माहिती काढताय असा आरोप केला. जाणीवपूर्वक करा अनजाणीवपूर्वक करा काही फरक पडत नाही. माझ्याकडे माहिती आहे आणि माहिती तुमच्या बरोबर मी शेअर करत आहे. मैंने इनका हो जाने तो एक दो और कुछ है तो एक हा जो विषय आहे याच्या उमेदवारीचं काय घेणं देणं नाही. खिचडी स्कॅम महाराष्ट्र मुंबईत झालेला आहे. एक योगायोगाने जो उमेदवार आहे तो खिचडी स्कॅमचा स्कॅमस्टर आहे. पण खिचडी स्कॅम एक स्वतः एक मोठा मुद्दा आहे आणि या मुद्द्यावर प्रशासनातर्फे आणि जांच एजन्सीतर्फे काम झाली पाहिजे अशी माझी मागणी आहे. कुठपर्यंत घेऊन जाणार हा येणाऱ्या कालात मी तुम्हाला सांगणार. बोलो. ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अमोल केतकर को इस मामले में लगातार पूछताछ उनसे की जा रही है, लेकिन जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं उनमें से किसी से अभी तक पूछताछ नहीं की गई है. टाइमिंग भी राजनीति में बहुत मायने रखती है. आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, उसके बाद अब आप सहयोगी दल नहीं रह गए उबाटा के साथ, इस वजह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं. और अगर क्या आपको कैंडिडेचर मिलता है इस सीट पे अंधेरी से नॉर्थ वेस्ट सीट से, तो आप इस मुद्दे को लेकर मैदान में उतरेंगे, क्या स्टैंड रहेगा? मेरा तो पूरा चुनाव का मुद्दा यही होगा. मेरे चुनाव का नैरेटिव इसी पर बेस रहेगा और यही मैं कहने जा रहा हूं अपने मतदारों से, मतदाताओं से कि इंडिया अलायंस और MVA जो भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ा हमेशा एक हाई मोरल वैल्यूज पेश करते हैं और दिखाते हैं कि बड़े नैतिक हैं और भ्रष्टाचार में उनका विश्वास नहीं है, उन लोगों ने कैसे व्यक्ति को, कैसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को आपका उम्मीदवार बनाया है, ये मेरा मुद्दा है. और उसको उम्मीदवार बनाने वाले जो लोग हैं वो खुद भी भ्रष्टाचारी हैं, ये मेरा मुद्दा होगा.
तो बिल्कुल उम्मीदवार बनने के बाद तो यही मुद्दा है, इसी मुद्दे पे काम करना है। लेकिन अभी तक ईडी ने इनसे पूछताछ नहीं की। हाँ, ये आपका जो सवाल है, इसीलिए तो आज मैं मांग कर रहा हूं कि ईडी संभवतः ये सोचने में लगा है शायद कि इनने अपने अकाउंट में कुछ नहीं लिया, लेकिन इनके भाई का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, भाई का इंट्रोगेशन हुआ है। अब भाई ने संभवतः ये कहा है कि मैं तो पहचानता ही नहीं किसी को, इसमें मेरे अकाउंट में कैसे पैसा हमको कुछ पता ही नहीं है। तो क्या संजय राउत ने अपने भाई का अकाउंट मिसयूज किया? क्या संजय राउत ने अपनी निर्दोष बेटी का अकाउंट यूज किया खुद की दलाली के लिए? इसकी छानबीन ईडी को करनी पड़ेगी और तब जाकर के एक जगह पे वो पहुंच सकते हैं और उसके बाद संजय राउत की गिरफ्तारी अवश्य हो। ये विषय अब क्यों निकाल रहे हैं आप? ये विषय अब क्यों बताया तो उनके सवाल के जवाब में। अपोजिट उमेदवार तुम्ही फिक्स केलेला आहे, कोणाविरुद्ध प्रचार करणार आहे फिक्स केले, गुढीपाडवा आहे, कुठल्या पक्षांना तुम्ही त्याच्या विरुद्ध निवडणूक लढणार आहात अमोलच्या, ते काय फिक्स झालंय का? आज अजून पर्यंत खरवास मास आहे, उद्यापासून नवरात्री सुरू होत आहे। मी सांगितलं होतं गेल्या दिवशी की नवरात्रीच्या दरम्यान मी ठरवणार की कुठल्या पक्षामध्ये जायचे, तो त्या दिवशी तुम्हाला मी नक्कीच सांगणार। अरे रुक ना, याच्याबद्दल सध्या मी काहीही बोलू शकत नाही। मेरा सवाल आपसे ये है, विक्रम जी, आपकी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब ईडी का समन जो है अमोल को आता है, एक बार फिर आज आया है, इसके पहले भी आया था। तो क्या आपने एक बात और कही कि ये जो जानकारी आप दे रहे हैं वो ईडी को सब पता है, तो क्या आपकी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस ईडी के बिहाफ में है? जी नहीं, ईडी एक हिंदुस्तान की एक स्वायत्त जांच एजेंसी है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है कि नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आती है कि नहीं? तो मैं भी बुनियादी तौर पर एक पत्रकार हूं कि नहीं? आपसे ज्यादा अनुभव पत्रकारिता के मेरे पास, तो हमारे पास सोर्स होते हैं जिनसे हम जानकारी असर्टन करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। काय नाही बोलू दे, ज्यांच्या बोलायचं आहे ते। लोकतांत्रिक देश आहे बाबा, लोकशाही आहे, सर्वांना अधिकार आहे स्वतःची भूमिका ठेवण्याची, स्वतःच्या एक वक्तव्य जारी करण्याची, देऊ द्या, काय हरकत नाही। पण एक मिनिट पण मला माहितीप्रमाणे मी भाऊ सांगतो की त्यांनी सांगितलं की आम्ही मराठी समाजाच्या विरोधात काय केलं। आम्ही कधीही मराठी समाजाच्या विरोधात जाऊ शकत नाही। आम्हाला आश्रय या शहरात मराठी समाजाने दिलेला आहे। माझी बायको मराठी आहे, आधा कुटुंब मराठी आहे माझ्या घरी, पण मराठी समाजाचे नावाने, मराठी भाषिक लोकांचे नावाने जर कोणी चुकीचा कृत्य केला तर त्याचा मी विरोध करणार, आणि त्याचा मी विरोध केला होता। म्हणजे तो कृत्याचा विरोध आहे, समाजाचा विरोध नाही होऊ शकत। आज समजा मी संजय राऊतच्या विरोधात बोलतो म्हणजे का मी मराठी समाजाचा विरोध बोलतो? बाबा त्यांनी एक स्कॅम केलेला आहे आणि स्कॅमचा जो त्यांच्याबद्दल जो माहिती आहे तो मी तुमच्याकडे उजागर करतो। आता बोलणार की नाही मराठी समाजाचा विरोध संजय निरुपम बोलतो? नाही, मराठी समाजाच्या प्रति माझ्या मनात सन्मान आहे आणि असणार, तो याच्यावर कोणी काही बोलू नये। पण मराठी समाजाच्या नावाने जर तुम्ही कोई चूक केला तो माझा दायित्व आहे त्या विषयावर बोलण्याचा। और मेरा सवाल आपसे ये है, जब एनडीए की सरकार थी, बोल दिया, उस दिन बोल दिया, जब एनडीए की सरकार थी आप भी इस कांग्रेस के उनके हिस्सा थे, ठीक है, तब उस टाइम क्या आपको इस चीज के बारे में नहीं पता था कि इतना बड़ा घोटाला आ रहा है, इतना बड़ा स्कैम हो रहा है? तब आपने जांच नहीं की थी? आपको मैं थोड़ी जांच करूंगा। मतलब आपको पता नहीं था, तब आपने ये सब चीजें क्यों नहीं? मैं जब एमबीए का हिस्सा था तभी तो मैंने कहा था कि खिचड़ी चोर के लिए हम प्रचार नहीं करेंगे, और उसके बाद मैंने खिचड़ी चोरी कैसे कैसे हुई उसकी कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की, उसको मैं विस्तार दे रहा हूं। कंगना रनौत को लेकर उन्होंने कहा है कि वो बीफ खाते हैं, इसके बाद कंगना रनौत ने अपनी सफाई दी है, उन्होंने कहा कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आप इसको क्या पक्ष? देखो जी, मैं तो मेरी शुरू से भूमिका रही है, किसको क्या खाना है क्या पहनना है उसका व्यक्तिगत उसका निर्णय है। तो किसी के खाने पे और किसी के पहनने पे, किसी के
जीवन का जो निजी आचरण होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करने का कोई अर्थ नहीं, हम लोग इसका समर्थन नहीं करते। अब तुम था तुम जरा या आठवड्यात तुम्ही आपला निर्णय घेणार आहात कुठल्या पक्षात? मी सांगितलं होता की जरा नवरात्री सुरू होऊ द्या आणि नवरात्री 9 दिवसाचा असतो आणि त्या नवरात्रीच्या दरम्यान काहीतरी एक योग्य निर्णय आम्ही घेणार। सर हिंदी में जानना चाहेंगे, क्या अभी तक कोई आपने निश्चित किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की खबरें आ रही हैं, ये भी जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि आप उनके जो है गुट की तरफ से उत्तर पश्चिम सीट से लड़ेंगे, इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं, तो क्या फॉर्मली किसी पार्टी को ज्वाइन करने के लेकर डिसीजन आपने लिया है अभी तक? अभी भी आज भी खरवास का आखिरी दिन है। मैंने तभी बोला था कि नवरात्रि के दरमियान इसके बारे में कोई एक फैसला करेंगे। अभी जो कुछ आप कह रहे हैं महज कयास है, और जब तक एक कयास है तो कयास ही रहेगा। जब ये सत्य में परिवर्तित होगा तो मैं निश्चित तौर पर सभी लोगों को बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं। तुम्ही मगाशी पत्रकार सुद्धा होते, तुमचे सोर्सेस काय तुमचे सोर्सेस सांगा? उत्तर पश्चिम मतदारसंघ महायुतीमध्ये एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना लढवली तर जिंकेल की भाजपा लढवली तर जिंकेल? कोणाकडे विनिंग कॅपॅसिटी जास्त आहे? दोघांकडे आहे। बीजेपी जास्त या विभागात काँग्रेस आणि उबाटाचे उमेदवार नक्की पडणार। समोर शिवसेना शिंदे गट भाजप कोणाचा उमेदवार आहे हा इमटेरियल विषय। संजय शिरसाटने तुमचं वेलकम केलं तर शिंदे गटात कयास लावलं जाते की शिंदे गटात प्रवेश केला जातो। त्यानुसार पुन्हा एकदा प्रश्न येतोय, 7 दिवसाचा अँटीब्रॉड विचार लावला तर ते निर्णय घेणार आहे, काय वाटतं तुमच्या मनात काय चाललं? तो कयास आहे सध्या, कयास राहू द्या, कयास आहे, नंतर प्रयास होईल। संजय सिरसाट ने कहा कि संजय निरुपम एक वरिष्ठ नेता है, अगर वो पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है और उन्हें उचित सम्मान दिया जाएगा। मैं बहुत आभारी हूं इस प्रकार के बयान का और मैं उनके बयान का स्वागत करता हूं। आगे खिचडी घोटाळ्यामध्ये सह्याद्री रिफ्रेशमेंट, संदीप राऊत बोलतात की माझा संबंध नेमकी कोणाची आहे आणि त्यांचं कनेक्शन, हाँ त्याच्यामध्ये नाव आहे ना, मी सांगतो ना। सह्याद्री रिफ्रेशमेंट, जिस सह्याद्री पे पूरा महाराष्ट्र गर्व करता है, उस सह्याद्री के नाम पे एक घोटालेबाज कंपनी बनाते हैं। ये हैं महाराष्ट्र के शिवसेना के नेता लोग। सह्याद्री रिफ्रेश मध्ये जो नाव आहे ते एक तो लाइफलाइन हॉस्पिटल वाले जो घोटाले में थे सुजीत पाटकर जी, दूसरे राजीव सालुंखे जी, और एक कदम उसमें पार्टनर नहीं है लेकिन बहुत जगह सिग्नेचर कदम करके एक व्यक्ति का आ रहा है। तो सुजीत पाटकर आया मतलब वो संजय राउत का पार्टनर है, मतलब संजय राउत सह्याद्री रिफ्रेशमेंट का एक पार्ट है, ये आधार बन सकता है। हो गया? या संदर्भात आरोपांवरती काय पुरावे आहेत का? तो पुरावा दिला ना, ईडीकडे तुम्ही देणार आहात का? अरे मी सांगितलं ना की ईडीकडे सगळे आहे आहेत। काय 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 मी ठरवणार कुठे जायचे। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।